नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्लेटो के काव्य सिद्धांत। इसमें हम जानेंगे प्लेटो का जीवन परिचय, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में और उनके जो काव्य सिद्धांत हैं उनके बारे में। प्लेटो जो थे वो यूनान का महान दार्शनिक था। वह एक मौलिक चिंतन के रूप में विख्यात था। उसने महान कवियों के काव्य का अध्ययन किया और महान कवि जो थे, जब हम उसके काव्य की तुलना करते हैं या जब हम उसे काव्य और कवि की निंदा करते हुए पाते हैं तो किंचित हमें आश्चर्य और कुछ निराशा भी होती है। पर यदि हम उसके काव्य की परिस्थितियों और उसकी रुचि प्रवृत्ति और उसके जीवन दृष्टि को ध्यान में रखकर देखते हैं तो उनका जो काव्य है और उसके प्रति जो दृष्टिकोण है उनका काव्य के प्रति, वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्लेटो के काव्य परिचय। सबसे पहले जानेंगे कि प्लेटो का जो जन्म है वो जो 427 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? एथेंस में हुआ। और उनका जो निधन हुआ वो 347 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जो मूल नाम था वो अरिस्तोक्लिस था। प्लेटो का मूल नाम क्या था? अरिस्तोक्लिस। और उनका जो अंग्रेजी नाम था वो प्लेटो था। अरबी फारसी जो नाम था वो अफलातून था। तो ये हमें नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है कि उनको मूल नाम क्या था, अंग्रेजी नाम क्या था और अरबी फारसी नाम क्या था। तो मूल नाम तो उनका क्या था? अरिस्तोक्लिस था। और जो प्लेटो नाम था वो अंग्रेजी नाम था और अफलातून उनका अरबी फारसी नाम था। सुकरात द्वारा दिया गया नाम प्लाटोन। सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। उनके गुरु के द्वारा जो नाम दिया गया है वो क्या था? प्लाटोन था। और फिर आगे देखेंगे हम उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं इयोन और क्रेटिलस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, सिम्पोजियम, फ्रेदस, द रिपब्लिक और द लॉज। ये उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं। और इनकी जो प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो द रिपब्लिक और द लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम देखेंगे उनके जो प्रमुख काव्य सिद्धांत है, उन काव्य सिद्धांतों के बारे में। उनके जो काव्य सिद्धांत है वो है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहला जो उनका सिद्धांत है वो काव्य की जो उत्पत्ति है, काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई वो और प्लेटो के उस पर क्या विचार हैं। तो काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यानी प्लेटो के अनुसार काव्य जो है वो एक काव्य सृजन जो की जो प्रेरणा है वो कवि को देवी शक्ति से प्राप्त होती है। जब कवि का मन देवी शक्तियों द्वारा अभिभूत होता है तभी वह काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर देवी प्रेरणा होती है। काव्य रचना के समय कवि का जो सहज मानव सुलभ विवेक और बौद्ध वृत्ति जो है वो लुप्त हो जाते हैं और वह देवी शक्तियों से बाध्य हो जाता है और एक आरोपित व्यक्तित्व धारण कर लेता है। तो इस तरह से जो कवि का काव्य सृजन होता है वो एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम होता है, यानी देवी शक्ति होती है उसमें। फिर कवि के काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है। कवि का जो काव्य है वो क्या है? एक बांसुरी है और इसमें स्वर फूंकने का काम कौन करता है? ईश्वर करता है। अथवा एक काव्य एक जो है वीणा है और उसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। ये एक परिभाषा है देखा जाए तो कि कवि के काव्य चेतना एक बांसुरी है और उसमें स्वर फूंकने का काम कौन करता है? ईश्वर करता है। और वो एक वीणा की तरह है, काव्य एक वीणा की तरह है जिसके तार जो है ईश्वर के स्पर्श से झंकृत होते हैं। तो इसका वास्तविक जो रचयिता है प्लेटो ने किसे माना है? ईश्वर को माना है कि कविता का वास्तविक रचयिता कौन है? ईश्वर है। प्लेटो ने काव्य को नैतिकता एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा है।
प्लेटो जो थे उन्होंने काव्य को उपयोगितावाद की दृष्टि से देखा है। प्लेटो ने काव्य और कवि पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला कि काव्य जो है अनुकृति की अनुकृति है, यानी काव्य जो है वो नकल की नकल है। फिर दूसरा, जो कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रचारक है। वो ये मानते हैं कि कवि जो है वो अज्ञानी है, वो नकल की नकल करता है और स्वयं तो अज्ञानी है ही, इसके साथ साथ वो क्या है, अज्ञानता का प्रचार भी करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से। कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। प्लेटो के अनुसार कवि जो है समाज में अनाचार का पोषण करने वाला कवि उन्होंने माना है। फिर जो प्लेटो के काव्य के प्रमुख 3 भेद स्वीकार किए हैं। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। पहला है अनुकरणात्मक, दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा मिश्र। इस तरह से काव्य की 3 भेद उन्होंने माने हैं। अनुकरणात्मक जो है वो प्रहसन और दुखांतमक, या जो नाटक है, व्यंग्य नाटक है, उनका हम क्या कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। तो प्रहसन और दुखांतक जो नाटक है वो क्या है, अनुकरणात्मक है। फिर जो वर्णनात्मक है उसमें शब्द, माधुर्य और लय, ये जो 3 अंग माने हैं उसने वर्णनात्मक के। फिर जो मिश्र काव्य है वो इनका अनुकरणात्मक और वर्णनात्मक, इन दोनों का समावेश ही मिश्र है, यानी महाकाव्य है। तो इस तरह से उन्होंने काव्य के 3 भेद स्वीकार किए हैं, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। फिर जो काव्य माना है उन्होंने प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। कला जो है, सबसे पहले कला का जो अनुकरण किया वो अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसको दिया जाता है, प्लेटो को दिया जाता है। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है। प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य से कवि है या जो साहित्यकार है उसके निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि जो है वो मूल की नहीं बल्कि सत्य की का अनुकरण करता है, यानी नकल की नकल करता है। फिर प्लेटो के अनुसार वस्तु के 3 रूप होते हैं। प्लेटो ने वस्तु के 3 रूप माने हैं। एक उन्होंने माना है कि उसका आदर्श रूप, दूसरा वास्तविक रूप और तीसरा अनुकृत रूप। पहला जो आदर्श रूप है उनका, आदर्श रूप जो यानी आदर्श रूप है वो क्या है, सत्य है, और ईश्वर के द्वारा जिसके निर्माण किया जाता है वो क्या है, सत्य है। ईश्वर के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है वो सत्य है। तो इस तरह से उन्होंने एक तो आदर्श रूप माना है वस्तु का, और दूसरा उन्होंने वास्तविक, यानी वास्तविक रूप का निर्माता कौन होता है, कारीगर होता है, और ये सत्य से 2 गुना दूर होता है। फिर है अनुकृत रूप। अनुकृत यानी इसकी रचना कौन करता है, कलाकार करता है, और वो सत्य से 3 गुना दूर होता है। इसके लिए उन्होंने एक पलंग का उदाहरण दिया है। यानी प्लेटो ने वस्तु के जो 3 रूप माने हैं, आदर्श रूप, वास्तविक रूप और अनुकृत रूप, इसके लिए उन्होंने पलंग का उदाहरण देकर अपनी बात बताई है और कहा है कि ईश्वर केवल एक पलंग की रचना करता है, वह पलंग आदर्श होता है, यह सत्य है। शेष जितने पलंग होते हैं वे सब आदर्श की नकल मात्र होते हैं। सत्य उसी आदर्श पलंग में निवास करता है, शेष पलंग असत्य है। तो इस तरह से वो पलंग का उदाहरण देकर कहते हैं कि एक पलंग की रचना ईश्वर ने की, और उसके कहाँ बनाया, हमारी कल्पना में बनाया, उसका चित्र जो है हमारी कल्पना में, और उसको यथार्थ या वास्तविक रूप किसने दिया, कारीगर ने दिया। और ये सत्य से कितना दूर है, 2 गुना दूर है। फिर जो कलाकार है उस कलाकार ने उस पलंग को देखकर, कलाकार ने उस पलंग को देखकर उस पर कुछ पंक्तियां लिख दी, लेकिन वो सत्य से क्या हो गया, 3 गुना दूर हो गया, यानी 3 गुना दूर हो गया। तो इसी तरह प्लेटो कवि के काव्य को ईश्वर की उत्पत्ति मानते हैं। ईश्वर से वह भाव कारीगर में जाता है और कारीगर से फिर कलाकार में जाता है। तो जो कलाकार होता है वह सत्य से 3 गुना दूर होता है। प्लेटो ने पलंग का उदाहरण देकर
ये अच्छे से अपने ईश्वर की जो रचना है, उनका मूल आदर्श है, उसको समझाया है और वस्तु की जो 3 रूप, आदर्श रूप, वास्तविक और अनुकृत, उनको समझाने का प्रयास पलंग के उदाहरण के माध्यम से किया। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका श्रेष्ठ है। यानी प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है उसके अनुसार जो विचार हैं वो ही सत्य है, यानी सबसे पहले जो ईश्वर के विचार हैं वही सत्य है, वही शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर ही उसकी रचना करने वाला है। वह वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है, यानी वस्तु जगत जो है वो प्रत्यय जगत का क्या करता है, अनुकरण करता है। फिर जो कला जगत है, यानी कलाकार जो है उस वस्तु का क्या करता है, अनुकरण करता है। तो इस तरह कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। प्लेटो का मत था कि कवि यश और कीर्ति चाहता है और उसके लिए वह पाठकों या श्रोताओं की वासनाओं को उत्तेजित कर लोकप्रिय बनाता है। कवि क्या करता है कि कवि अपने यश और कीर्ति के लिए काव्य की रचना करता है और इसके लिए वह पाठकों और श्रोताओं की वासनाओं को उत्तेजित कर ऐसे काव्य की रचना करता है जो उनको अच्छा लगे, उनको पसंद आए, उनका मनोरंजन होए। तो इस तरह से कवि जो काव्य है वो अपने पाठकों या श्रोताओं को उत्तेजित कर उनको लोकप्रिय बनाता है। फिर आगे हम देखेंगे कि सदकाव्य के गुण। सदकाव्य यानी अच्छे काव्य के गुण क्या हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो क्या मानते हैं कि काव्य में क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, यानी काव्य में सरलता पर वो बल देते हैं। काव्य कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सरलता से तात्पर्य है न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। न्याय को लागू करके मानव को सही राह दिखाया जा सकता है, यानी सरलता से तात्पर्य क्या है कि न्याय के जो सिद्धांत है उनको अगर सही तरह से पालन किया जाए और न्याय को सही तरीके से लागू किया जाए तो मानव सही राह देख सकता है, यानी उसको सही राह दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से काव्य क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो इस तरह वो काव्य में सरलता पर बल देते हैं। काव्य में उद्देश्य की एकता और आध्यात्मिकता होनी चाहिए। काव्य में उद्देश्य की एकता यानी जो भी हम काव्य लिखते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, एकता और आध्यात्मिकता होनी चाहिए। काव्य के विषय का संबंध धर्म और नीति से होना चाहिए। काव्य में देवताओं के सद्गुण, सच्चाई, शील और दृढ़ता का होना आवश्यक है। काव्य ऐसा होना चाहिए जिसमें देवताओं के अच्छे गुण, अच्छे सच्चाई, उनकी शीलता और दृढ़ता हो। प्लेटो ने काव्य में कल्पना का विरोध किया है। प्लेटो जो थे उन्होंने कविता में कल्पना का विरोध किया है, यानी कल्पना क्या है कि कल्पना जो है वो काव्य को आधार नहीं मानते हैं कल्पना को वो प्लेटो, क्योंकि कल्पना जो है मनुष्य को सच्चाई से दूर ले जाती है। तो इस तरह से प्लेटो अपने काव्य में कल्पना का विरोध करते हुए नजर आते हैं। फिर आगे देखेंगे हम कि प्लेटो के मत की जो समीक्षा है वो क्या है। प्लेटो ने अपने आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण बहिष्कार किया। प्लेटो जो थे उन्होंने अपने आदर्शवादिता के कारण कविता का पूरी तरह से बहिष्कार किया है, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी दृष्टि एकांगी थी। काव्य को लेकर उनकी दृष्टि एकांगी थी। वस्तुतः काव्य मीमांसक न होकर दार्शनिक और राजनीतिज्ञ था। प्लेटो जो था एक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ था और प्लेटो का लक्ष्य आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था। ऐसी स्थिति में कविता का यदि अपमान उसके द्वारा होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। यानी प्लेटो जो थे एक आदर्श गणराज्य की स्थापना करना चाहता था और इसी के कारण उसकी दृष्टि काव्य को लेकर एकांगी रही है और उसी आदर्शवादिता के कारण वो कविता का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। प्लेटो का चिंतन दूषित और पूर्वाग्रह से युक्त था। वह उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध और आनंद को महत्व देता है। प्लेटो जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो सौंदर्य बोध और आनंद को भी अपने काव्य में महत्व देते हैं। कला के 2 भेद ललित कला और उपयोगी कला उन्होंने माने हैं और आज भी हम अगर कला के भेद करते हैं तो वही ललित कला और उपयोगी कला के आधार पर कलाओं के भेद करते हैं, तो वही प्लेटो ने भी किए। कवि को मोची से तुच्छ मानना प्लेटो की विवेकहीनता ही थी। प्लेटो जो थे उन्होंने कवि की तुलना मोची से की और कवि को मोची से भी तुच्छ बताया, तो ये उसकी विवेकहीनता ही हम कह सकते हैं।
प्लेटो का यह कथन भी उपयुक्त नहीं है कि कविता अनुपयोगी है। यानी प्लेटो ने कहा कि कविता जो है वो अनुपयोगी है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन भी उनका सही नहीं है। कविता मनोरंजन के साथ साथ जो नैतिक संदेश देती है वह किसी से छिपा नहीं है। कविता हमें मनोरंजन के साथ साथ नैतिक संदेश देती है, और काव्य जो होता है वो सत्य, शिवम और सुंदरम से समन्वित होता है। यानी काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश होता है। अतः कविता हर समाज में सदा से है और सदा रहेगी। हाँ, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। फिर आगे देखेंगे हम कि प्लेटो के मत का सार क्या है। प्लेटो के मत का सार हम देखते हैं तो समग्रतः प्लेटो ने काव्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनका सार इस प्रकार हैं कि कविता जगत की अनुकृति है। कविता जो है वो इस जगत की अनुकृति है। जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से 2 गुनी दूर है। प्लेटो जो थे, प्लेटो की दृष्टि में मूल जो आदर्श है वो ही महत्वपूर्ण है, चूँकि कलाकार की कृति उससे दुगुनी दूर होती है। यानी कि कितना ही प्रयास कर ले, भरसक प्रयत्न करने पर भी एक जो बढ़ई होता है वो वैसा पलंग नहीं बना सकता जैसा वह बनाना चाहता है, क्योंकि अर्थात मूल आदर्श के अनुरूप वैसा नहीं बना पाता। जब चित्रकार या कवि उस बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग के चित्र का वर्णन करता है तो वह पहली नकल की नकल मात्र होती है। तो इस तरह से जो अनुकरणात्मक कला है वो सत्य से 2 गुनी दूर होती है। कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। कविता जो है वो भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। ये प्लेटो के मत का सार है। कविता जो है अनुपयोगी बताया उन्होंने कविता को, और कवि का महत्व एक मोची से भी कम बताया है। मोची का महत्व ज़्यादा बताया है कवि से, तो इस तरह से ये मत भी सही नहीं है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। प्लेटो के अनुसार काव्य की जो कसौटी है वो सदाचार और उपयोगिता पर ही उन्होंने माना है। प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन हैं। काव्य के 3 प्रयोजन या उद्देश्य उन्होंने माने हैं कि सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्र उत्थान। तो ये 3 काव्य प्रयोजन प्लेटो ने माने हैं काव्य के। फिर कविता को अनुकरण मानता हुआ वह कहता है कि कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वे केवल उनकी छायाओं, बिंबों का ही निर्माण करते हैं। काव्य अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 2 गुना दूर है। प्लेटो कविता को अनुकरण मानता है, यानी कवि या जो कलाकार है वो अगर किसी काव्य की रचना करता है तो वो कलाकार वास्तविक जो पदार्थ हैं यानी जो मूल आदर्श हैं उनको उत्पन्न नहीं करते, वे उसकी जो छाया मात्र है, बिंब है, उसका ही निर्माण करते हैं। तो इस तरह से काव्य जो है वो अनुकरण का अनुकरण है, यानी उसकी नकल की नकल ही है, मात्र ये कह सकते हैं कि फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है। तो वो सत्य से क्या हो गया, 2 गुना दूर हो गया। स्पष्ट ही प्लेटो एक उच्च नैतिक मूल्यों का पक्षधर था, और वह कहता है कि यदि कविता के प्रशंसक ये सिद्ध करे कि कविता न केवल आनंदप्रद है वरन वह समाज और मानव जाति के लिए उपयोगी भी है, तो वास्तव में वह हमारे लिए मानव हित की बात होगी। प्लेटो ये कहते हैं कि एक तो उन्होंने जो नैतिक उच्च मूल्य हैं उनका पक्षधर हो रहा है, और वो ये कहते हैं कि कविता के जो प्रशंसक है, कविता को जो चाहने वाले हैं, वो ये सिद्ध कर दे कि कविता न केवल आनंद प्रदान करने वाली है, वह समाज और मानव जाति के लिए उपयोगी भी है, तो वह हमारे हित की ही बात होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो कविता के प्रति असहिष्णु था। देखा जाए तो कुल मिला के हमें ये लग रहा है कि प्लेटो जो थे वो कविता के प्रति असहिष्णु रहा है, और वास्तव में वह दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ अधिक था। प्लेटो जो था वो दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ अधिक था, अतः कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका। यही कारण है कि उसकी मान्यताओं का खंडन उसके ही विद्वान शिष्य अरस्तु ने किया और काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। प्लेटो की जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं का खंडन किसने किया,
अरस्तु ने किया और उनकी काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने का काम अरस्तु ने किया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जो प्लेटो के काव्य सिद्धांत थे उनके बारे में जाना, और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।